सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज के क्लास में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। ये यूनिट सेकंड है शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। इसके पहले हमने आपकी फर्स्ट क्लास करा दी है, सेकंड क्लास आपकी होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम अध्याय की अध्यापक शिक्षा में समितियों और आयोगों का योगदान। ये टॉपिक हमने ये अध्याय आपका पढ़ा दिया है। सेकंड अध्याय के बारे में बात करने वाली हूँ आज। शिक्षा में शिक्षा नीतियाँ आज आप पढ़ेंगे। और थर्ड अध्याय आपका होगा शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना, जो इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। शिक्षा एवं राजनीति, तो ये आपका अगली क्लास में होगा। आज की टॉपिक होगा आपका सेकंड अध्याय। आज का टॉपिक आपका सेकंड अध्याय होगा जो आप देख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाकी आपको हमने इसके पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने बता दिया है। आपको आना चाहिए आयोग क्या होता है और समिति क्या होता है, यानी कमेटी, परिषद, नीति। नीति वह आधारभूत सिद्धांत जिसके, यहाँ से देख लीजिएगा, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। बाकी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी आप एक नज़र में पढ़िएगा। जैसे किसी खास या निश्चित विषय पर चर्चा हेतु दल या समूह होता है, या इस प्रकार कर सकते हो किसी जरूरी विषय पर विचार करने के लिए लोगों का समूह। आयोग आप जान ही रहे हैं, आपने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ा भी रखा है। और ये सब सारे टॉपिक्स हमने आपको कवर ही करा दिए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे NEP 2020 के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। तो ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको जो है नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में। तो देश की आज़ादी के बाद की NEP है ये, ठीक है। NEP आई थी, ये जो है स्वतंत्रता के बाद की जो है शिक्षा है, यानी आयोग के अंतर्गत, या कह सकते हो आज़ादी के बाद की शिक्षा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा कि पहली शिक्षा नीति आपका जो है 1968 PM, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, इनके मुख्य शिक्षा का उद्देश्य था। यानी कि जो 1968 की ये जो शिक्षा थी, पहली शिक्षा नीति, इसमें जो है मौखिक शिक्षा का उद्देश्य था, मतलब बल दिया गया था। और 10+2+3 शिक्षा पर बल दिया गया था, ये याद रखिएगा। और अगला दूसरी शिक्षा नीति 1986। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं सीक्वेंस में, और अदर तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। आप PYQ कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप सभी स्टूडेंट को PM राजीव गांधी के किताबी ज्ञान पर फोकस किया गया था, 10+2। अगली जो आपकी शिक्षा थी, तीसरी शिक्षा नीति जो है आपकी 2020 है, यानी कि 2020। PM नरेंद्र मोदी, देख सकते हैं आप, ये शिक्षा नीति आपकी बनी नहीं, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आप सभी समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा कौशल पर फोकस किया गया था, प्रोफेशनल मतलब शिक्षा पर। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। और आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 5+3+3+4, ये मेन पॉइंट्स आपका है। NEP 2020 ये क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरी शिक्षा नीति में, ये क्या जो है संरचना है शिक्षा का। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, जैसे कि 5 पे दिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है फाउंडेशनल स्टेज, तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा। ये आपकी प्राथमिक शिक्षा है और ये आपकी उच्च प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आप लिख करके हम बताते चले आप सभी स्टूडेंट को इस प्रकार से। जैसे कि ये हो गया, तो ये आपकी हो जाएगी प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। ये आपकी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी आपकी। और ये जो आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी, ठीक है, उच्च प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। इसके बाद जो ये 3 लिखा हुआ 3 मिडिल स्टेज, तो ये हो जाएगी माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा आप सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। ये 4th जो लिखा है, ये हो जाएगा उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत तो 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर जो 5 साल होते हैं, तो 5 साल जो बच्चा पढ़ेगा स्टूडेंट, वो उसमें 3 साल जो है प्ले स्कूल, यानी कि जैसे आंगनबाड़ी हो गया है, बालवाड़ी हो गया, ये पढ़ेगा, LKG UKG, ये सारी स्टेज में पढ़ता है बच्चा, ठीक है। ये और 2 ईयर जो पढ़ता है बच्चा, तो 2 ईयर जो है बच्चा पढ़ता है, 1st से 2nd क्लास कवर करता है, पढ़ता है। और एज कितनी होती है, 3 से जो है 8 वर्ष का बालक हो जाता है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी बच्चे जो है 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है, 3 वर्ष का, बस उसका एडमिशन करवा दिया जाता है, तो बच्चा स्कूल जाने लगता है इतनी छोटी उम्र में। पहले ऐसा नहीं होता था, तो बच्चा 3 साल का होता है और उसको जो है एडमिशन करवा दिया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, जैसे कि LKG हो गया, या प्ले स्कूल जो होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को। 3 वर्ष का बच्चा होता है तभी से LKG UKG। तो 3 से 8 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है ये शिक्षा प्राप्त कर चुका होता है, 1 से 2 क्लासेस, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे ये जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे देखिए ये जो है 3 वर्ष की है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, जब बच्चा जो है 8 से 11 वर्ष का होता है, तो वो जो है यहाँ पे 3, ये जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका जो है 3 क्लास में पहुँच जाता है बच्चा, यानी 3 क्लास, 4th क्लास, 5 क्लास में होता है। यानी कि 3 का मतलब यही हो गया कि 3 क्लासेस जो है वो पढ़ता है, ठीक है।
यानी कि 8 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में जो है 3 क्लास, 4th क्लास, 5 क्लास में आ जाता है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिएगा मिडिल क्लास, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा हमने आपको बताया, ये आपका उच्च प्राथमिक शिक्षा हो गया था। और ये जो है मिडिल क्लास आप देख रहे हैं, तो इसमें भी 3 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष किस क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो 3 क्लास जो है 6 और 7, 8 क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो उसकी एज, बच्चे की एज कितनी हो जाती है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की एज हो जाती है 11 से 14 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष जो है बच्चा पढ़ता है, 3 वर्ष बच्चा पढ़ता है माध्यमिक क्लास में। तो माध्यमिक क्लास जो है 6, 7, 8 क्लास में पढ़ता है, जिसमें एज 11 से 14 थी। इसके बाद जो है माध्यमिक उच्च शिक्षा में जब बालक पहुंचता है माध्यमिक शिक्षा, तो 4 ईयर उसमें पढ़ता है। उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है बच्चे के जो क्लासेस होती हैं, तो 9th से 12 तक होती हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12, तो 14 से 18 वर्ष की। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बालक जो है 15 वर्ष की आयु में जो है 3 से जो है 18 मतलब 15 वर्ष की आयु में जो है वो अपना जो है इंटर कर चुका होता है, इंटर कर चुका होता है बालक, ठीक है। बालक यानी कि 3 से 18 वर्ष की एज में। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से समझें, जैसे कि बालक 15 वर्ष का हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है बालक 15 वर्ष का हो जाता है, तो क्लास जो है 12 क्वालिफाई कर चुका होता है, पास कर चुका होता है। किस एज में एडमिशन होता है, 3 से 18 वर्ष की एज में जो है ये बालक जो है क्वालिफाई कर चुका होता है। 3 वर्ष से जुड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, जैसे ही 5 है, ठीक है, 5 ईयर का जब बालक है, ठीक है, तो वो जो है 5 ईयर इसमें हो जाएगा। जैसे 2 ईयर उसने 1st और 2nd क्लास पढ़ा, 3 ईयर उसने पढ़ा, स्टूडेंट को पढ़ाया गया जो एडमिशन प्ले स्कूल, जैसे LKG, UKG या आंगनवाड़ी बालवाड़ी कह सकते हो। तो 3 जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 वर्ष बालक जो है 3rd क्लास पढ़ता है, 4th क्लास पढ़ता है, 5 क्लास में पढ़ता है, जिसकी एज ये देख सकते हैं, ये क्लासेस पढ़ता है। और माध्यमिक क्लास ये हो जाएगी, ठीक है। माध्यमिक क्लास जो होती है, तो माध्यमिक क्लासेस में जो है बालक जो है 3 ईयर पढ़ता है, तो ये आपका 6, 7, 8 हो गया ये। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आ रहा होगा जो हमने आपको बताया है। और इसमें नो एग्जाम, यानी कि इसमें जो 1st से 2 क्लास में जब बालक होता है, कक्षा में पढ़ता है, तो उसकी जो है एग्ज़ाम नहीं होती है। इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब वो उच्च प्राथमिक शिक्षा की क्लासेस अटेंड करता है, क्लासेस करता है, तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती हैं। और मिडिल क्लास यानी माध्यमिक शिक्षा में इसमें इंडियन लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इंटर क्लास में यानी कि 9 से 12 की क्लास में जब आता है बालक, यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में, तो बालक जो है फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आएगा। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ पे ये बात करा गया है कि NEP 2020 अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, ठीक है, यानी कि ये कस्तूरी रंगन हो जाएंगे अध्यक्ष इसके। शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 हो गया, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके बाद देखना है पॉइंट, शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को GDP के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आपको देखना है 30 वर्ष तक होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। NEP 2020 के आधार स्तंभ क्या होते हैं, तो 5 आधार स्तंभ होते हैं, ठीक है। 5 आधार स्तंभ होते हैं जो आप देख रहे हैं। एक्सेस यानी पहुँच हो गया, यानी कि पहुँच का मतलब हो गया जैसे स्कूल इस जगह पे होने चाहिए जहाँ पे बच्चे पहुँच पाए, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर पाएँ। और इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा। अफोर्डेबिलिटी हो जाएगा, यानी वाहिनीता, किफ़ायती, यानी कि वाहिनीता जहाँ पे बच्चे जैसे कि वाहन से जा पाएँ, यानी कि इतनी दूर ना हो कि वहाँ पे पहुँच ही ना पाएँ। यानी कि एक्सेस मतलब शिक्षा, इसमें जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए बच्चों के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। उत्तरदायित्व हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी और इक्विटी, समानता, यानी सभी बच्चों के लिए लिंग जेंडर के आधार पर सभी बच्चों को शिक्षाएँ जो है समान दी जानी चाहिए। क्वालिटी, गुणवत्ता, ठीक है, ये सब आप जो है अपने हिसाब से सभी स्टूडेंट पढ़िएगा, ठीक है। उत्तरदायित्व यानी मूल्यांकन किया जाए अच्छे से। इसके बाद देखना है शिक्षा नीति के मार्गदर्शन सिद्धांत क्या होगा। तो यहाँ पे मार्गदर्शन सिद्धांत, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, शिक्षा की दूरी है, और शिक्षक शिक्षा की दूरी है। और इसके बाद देखिए प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनकी पहचान करना और विकास करना, मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना हो जाएगा। तो ये सिद्धांत हो जाएंगे शिक्षा नीति के मार्गदर्शन के सिद्धांत। और कुछ पॉइंट्स आपके लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 ये डिसाइड करती है कि ये जो NEP होती है, तो NEP ये डिसाइड करती है कि हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, बच्चों को क्या शिक्षा देती है। NEP पूरे देश के लिए होती है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा होती है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो है सभी बच्चों के लिए पूरे देश के लिए होती है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखा हुआ है। NEP के आधार पर एक कैरिकुलम बनाते हैं, यानी कि जो NEP 2020 के आधार पर कैरिकुलम बनाते हैं, जिसे हम NCF कहते हैं। अभी पढ़ाएंगे NCF के बारे में। जैसी सरकार होती है वैसी NCF बनती है। कोई सरकार व्यवसाय के लिए तैयार करती है, तो कोई सरकार जॉब के लिए, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक रहा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आप सभी स्टूडेंट देखिएगा। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ये आपका NCF हो जाएगा, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ से थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के साधन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो ये आप NCF इसे दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया, यानी कि ये NCF को जो है दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस पाठ्यचर्या में कक्षा फर्स्ट से ही मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की वकालत की बात करी गई है। NEP को फुलफिल करने के लिए NCF बनाते हैं, ठीक है। NEP के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो है NCF बनाया जाता है। NCF बनी, ठीक है। तो पहली NCF आप देख सकते हैं पाठ्यचर्या, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, दूसरी 1988, तीसरी 2000, चौथी जो है 2005 और पाँचवीं 2020-21। तो यहाँ पे देखिएगा NCF ये बताती है कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएं जिससे हमें NEP के उद्देश्य को पूरा कर सकें या कर ले जाएं, NEP के लक्ष्य प्राप्त कर ले जाएं। NCF ये कहता है कि हम बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाएं कि जो हम NEP के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किया गया है या देश को जिस ओर हम ले जाना चाहते हैं उनको पूरा करने के लिए कैसे कैसे पढ़ाएं। तो इसका टॉपिक क्या होना चाहिए। तो इसमें ये बात बताया गया है कि जैसे कि NEP के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम किस प्रकार की NCF बनाएं जिससे हम जो है NEP को जो है मतलब कि उद्देश्य को पूरा कर सकें NEP के। आगे देखते हैं, यहाँ से समझिए, ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। अच्छे से इसको नोट करिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि NEP 2020 हो गया, ठीक है, या NEP कह सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। तो ये जो है NCF किस लिए बनाया गया है, यानी कि NEP के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं NEP जो पहली NEP है ये देख सकते हो 1968 हो गया, ठीक है, 1986, 1992 और 2020। तो आपके जो है सिलेबस में ये आपको पढ़ना होता है 1968 NEP और जो है 1986 और 2020। और ये NCF देख सकते हैं 1975, 1988, 2000, 2005 और 2020, ठीक है। तो ये आपको जो है क्वेश्चन से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको याद कर लेना है। इसमें इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपकी NEP के अंतर्गत कौन सी पहली NEP है, कौन सी जो है नहीं NEP है, या कौन सी सीक्वेंस में लगाने को आएगा। पहली NEP ये है कि आपकी ये है कि आपकी जो है ये है, ठीक है। इस प्रकार से इसी प्रकार से इसमें भी आता है क्वेश्चन, और किसी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हैं और दोनों ये आपको याद कर लेना है अच्छे से इसको। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे ये पाठ्यचर्या के बारे में एक नज़र में आपको देखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पाठ्यचर्या है तो करिकुलम का जो है ये लैटिन भाषा का शब्द क्या था, तो क्यूरेरे ये पूछा गया था एक बार आपके प्रश्न में। तो ये पाठ्यचर्या होगी, ये पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम सिलेबस हो गया और पाठ्यचर्या करिकुलम हो गया। पाठ्यक्रम को भी जो है करिकुलम बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा पाठ्यचर्या क्या होता है। तो पाठ्यचर्या लैटिन भाषा का एक शब्द है, ये आपको याद रखना है। पाठ्यचर्या जो होता है यानी करिकुलम जो ये है लैटिन भाषा का शब्द है। और आपको देखना है पाठ्यचर्या जो होता है, पाठ्यचर्या में अनेक विषयों, क्रियाओं तथा अनुभवों को रखा जाता है जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है पाठ्यचर्या में अनेक विषय, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश हो गया, संगीत हो गया, ठीक है, अनुभव यानी साइकोलॉजी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो रखे जाते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्र व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, यानी कि पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास होता है, संपूर्ण देश के लिए होती है, यानी कि जो पाठ्यचर्या होती है संपूर्ण देश के लिए होती है। पाठ्यचर्या 10 से 12 साल में बदलता है, यानी कि जो पाठ्यचर्या होता है 10 से 12 साल में बदलता है। अभी इसको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो पाठ्यक्रम शब्द होता है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। और पाठ्यचर्या जो है लैटिन भाषा का शब्द है। इसके अंतर्गत केवल विभिन्न विषयों तथा कौशलों का समावेश होता है, विभिन्न विषयों का और जो है कौशलों का समावेश होता है। अगला पॉइंट है इससे व्यक्तित्व के एक विशिष्ट अंग ज्ञान व कौशल का विकास विषयों के अध्ययन से होता है। जैसे कि आप एक सब्जेक्ट का जो है नेट क्वालिफाई करना चाहती हैं तो ये इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। और अलग अलग उद्देश्य होता है, सबका अलग अलग उद्देश्य होता है सिलेबस पाठ्यक्रम का। और पाठ्यक्रम हर क्लास में हर बार बदलता है। यदि हम कक्षा 6 में हैं तो 7 में जाने पर हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में थोड़ा। तो आप सभी स्टूडेंट देखिएगा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में डिफरेंस। तो इस प्रकार से हम जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ये आपका हो जाएगा कॉलेज, ये आपका हो गया कॉलेज या यूनिवर्सिटी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम तो जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो सारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये हो गया। और ये
ये आपका पूरा का पूरा पाठचर्या, जैसे ये फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है, और ये सेकंड क्लास हो गई, और ये थर्ड क्लास हो गई, ये फोर्थ क्लास हो गई। तो ये सारे जो है आपका पाठचर्या होता है ये एक प्रकार का, ठीक है। और आप जो है ये जो फर्स्ट क्लास का जो सिलेबस होता है जिससे, ठीक है, तो ये जो है हर साल नहीं बदलता है। सेकंड क्लास का भी हर साल नहीं बदलता है, मतलब हर प्रतिवर्ष नहीं बदलता है, ठीक है, हर ईयर। और ये हर वर्ष नहीं बदलता, या कह सकते हो जैसे इंटर कॉलेज का हो गया या यूनिवर्सिटी का हो गया, बीएड वगैरह, या जो भी आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री या कोई भी डिग्री होगी, तो ये आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा पाठचर्या हो जाता है, ठीक है। और ये जो पाठ्यक्रम होता है, तो पाठ्यक्रम जो होता है हर साल आपका चेंज होता है। जैसे आप फर्स्ट क्लास में पढ़े, ठीक है, जब आप फर्स्ट क्लास में पढ़े तो आपका जो है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस दूसरा था, ठीक है। जब आप इस क्लास के बाद आप सेकंड क्लास में पहुँचे तो आपका सिलेबस जो है दूसरा हो गया, ठीक है। जब आप थर्ड क्लास में पहुँचे तो आपका सिलेबस दूसरा हो गया। तो ये हर साल चेंज होता रहता है। पर ये जो पाठचर्या होता है तो पाठचर्या नहीं चेंज होता है। पाठचर्या में मतलब ये सारे सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट क्लास आ गया, ये फर्स्ट क्लास आ गया, और सेकंड थर्ड, ये सारा आपका जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वो सारा आपका सिलेबस होता है। तो ये 2 4 10 साल में बदलता है, मतलब 10 साल में, 4 साल में, 5 साल में, इस प्रकार से ये सिलेबस आपका बदलता है, सॉरी पाठचर्या बदलता है ये। और पाठचर्या ये पाठ्यक्रम हो गया, ये जो चेंज होता रहता है हर साल, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो जाता है, और ये जो होता है आपका, ये सारा आपका पाठचर्या हो जाता है। इस प्रकार से जान सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि पहले आप जो है ग्रेजुएशन करते थे, ठीक है, तो थर्ड ईयर का आपका जो है स्नातक डिग्री होता था, ठीक है, स्नातक डिग्री होता था, यानी कि ग्रेजुएशन। अब जो है 4 ईयर का स्नातक होने लगा है, और अभी कुछ कॉलेजों में नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं पे होने लगा है, ठीक है। तो ये सब चेंज होता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है पाठचर्या चेंज होता है 2 4 10 साल में। और ये जो है सिलेबस जो होता है ये जो है हर साल चेंज होता है। ये आपका पाठचर्या में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये नोट, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है एक निबंध था, सभ्यता व प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर यशपाल हैं। एनसीएफ निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 2005 में यशपाल समिति का निर्धारण किया गया एवं शिक्षा बिना बोझ शीर्षक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके आधार पर पाठचर्या का निर्माण किया गया। एनसीएफ 2000 का सूत्र जो है बिना भार के अधिगम हो जाएगा, यानी कि पाठचर्या के बोझ को कम करना, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। एनसीएफ के अंतर्गत आता है, यानी कि एनसीएफ प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, ये जान सकते हैं, बिना भार के अधिगम, पाठचर्या के बोझ को कम करना हो गया, ठीक है। यानी कि पाठचर्या कम होना चाहिए बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इस पाठचर्या में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बालकों क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस पाठचर्या में ज्ञान को समृद्ध करने हैं तो इसे स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया है, अर्थात व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली पर विशेष बल दिया गया है। एनसीएफ का निर्माण जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, अब शिक्षा मंत्रालय, तो कहने का मतलब ये हो गया है, पहले जो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसके बाद नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठचर्या के दस्तावेजों में पाठचर्या के निर्माण है तो 5 निर्देशात्मक सिद्धांतों का प्रस्ताव, तो 5 जो है निर्देशात्मक सिद्धांत है एनसीएफ के अंतर्गत, आप देखिएगा 2005 में। तो परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, अधिगम और ज्ञान हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं, आकलन हो जाएगा, व्यवस्थागत सुधार हो जाएगा। तो परिप्रेक्ष्य आप देख सकते हैं, पाठचर्या को इस प्रकार से सुव्यवस्थित करना ताकि शिक्षा अध्ययन बोझ नहीं बने, ठीक है, बोझ न लगे। इससे अध्यापक भी अध्यापन में रुचि लेते हैं। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जिनमें राजनीति एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता विकसित हो, साथ ही लैंगिक न्याय मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। और ये पॉइंट्स आप देखिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट्स हम आपको बताते चलते हैं, इसको भी चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठचर्या के उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदार नागरिक, पाठचर्या सुधार में सहयोग, सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान, संवेदनशीलता का विकास, वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान, भाषा की गहरी समझ होनी चाहिए, कला एवं सौंदर्यबोध का विकास होना चाहिए, परामर्श कौशल का विकास, ये सारे उद्देश्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में थर्ड टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।